हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। इवनिंग है, आफ्टरनून है, क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं। बाय द वे, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। थोड़ा सा डर है, घबराहट है, बट डरिए मत। चीज़ें आपकी जेन्युइन हैं और हर बार डर लगता है, सभी को डर है, लेकिन चीज़ें हो जाती तो घबराना नहीं है। बस ये है कि समय को यूटिलाइज़ करिए और गलत जगह पे बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। यही आपसे मैं एक उम्मीद करूँगी और चाहूँगी भी आपसे। तो चलिए कि शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारी चीज़ें करवाई थी संस्कृत में, लास्ट में याद है? आपके जो ऑब्जेक्टिव थे पवन की सीरीज से, वो सारे के सारे मैंने डन करवा दिए थे। अभी मैं यहाँ पर आपकी जो क्लास हो रही है इसमें मैं आपको क्या करवाने वाली हूँ, आपके जो वेरी शॉर्ट है वो करवा रही हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पहली प्रायोरिटी में ये चीज़ें बोली हुई थी, तो ये यहाँ पर मैं फटाफट करवाने की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये हो जाए और मैराथन भी आपको मिल के ही चीज़ें ओवर होंगी। ठीक है, तो आपको बस समय के साथ ज्वाइन करना है, देखना है, टेलीग्राम से कनेक्टेड रहना कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेलीग्राम से कनेक्ट रहेंगे तो क्लास भी मिस आउट नहीं हो, चीज़ें आप अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, आप जुड़े मेरे साथ। मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं, करते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपके अति लघुत्तरी प्रश्नों के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। ये पीडीएफ में टेलीग्राम पर दे दूंगी, जिनके पास पवन नहीं होंगे वो वहाँ से ले लीजिएगा। अति लघुत्तरी का पहला सवाल है, अस धातु के लट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप। ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कि कब पूछा गया है? ये 23 में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कई बार आपको ये चीज़ें मैंने भी बोली थी कि ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान रखिए जो चीज़ें आ सकती हैं। लिखा क्या हुआ है? पहले तो धातु कौन सी हो, तो अस धातु है। लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष। अब ये जब आप मल्टीपल टाइम इस धातु रूप को पढ़ेंगे, इसे प्रैक्टिस करेंगे, तभी इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। राइट, तो इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आपके काम आसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? असी है, सतह है, एक में सतह है, बिंदी लगी है और एक में नहीं लगी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लिटिल बिट ऐसा कुछ ट्रिक बना कर रखिए, और जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं ना, उनको बार बार थोड़ा ध्यान रखिए, फिर चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। अब जैसे ये वाला प्रश्न अगर इस बार भी आ गया तो आप अब लिखने में गलती नहीं करेंगे, कर ले जाएंगे। तो इसको पुराने पेपर करने से ये चीज़ें फ़ायदे होती हैं। फिलहाल ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। अस धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष के तीनों वचन, तो असी है, सथा है और सथा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या बताइए। तो ऊष्म संज्ञक वर्ण क्या आपको लगता है कुछ अलग है? नहीं ना, वही चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो आपका वो वर्णमाला है वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि चीज़ें आपकी हो जाएं प्रॉपर तरीके से। तो ऊष्म संज्ञक वर्णों की संख्या बताते हुए उन वर्णों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 4 होते हैं, शाखा शाहा। क्या होते हैं? टोटल 4 होते हैं, शाखा शाहा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, करिएगा, ताकि अब एक बार ऐसा पढ़िए कि चीज़ें गलती ना हो, ताकि आप कर ले जाएं। प्रॉब्लम दोनों पेपरों में, किसी पेपर में ना हो, तभी आपके लिए हर चीज़ें आसान होंगी। ठीक है, हम आगे बढ़े इसी के साथ, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया है, सोदाहरण वृद्धि संधि का विधायक सूत्र का वर्णन करिए। तो संधियों के प्रश्न आपको आएंगे, मैंने भी संधि आपको पढ़ाई थी और सभी संधियों के सूत्र भी आपको बताए थे। कहिए हाँ बताए थे, क्लास जाके देखिए तो बताया था। ये आपके 23 में, और जो मैंने आपकी नोट्स बनाकर आप लोग को मिली हुई है उसमें भी सभी सूत्र संधि के पूरे प्रॉपर लिखे हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर चाहें तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। हर चीज़ बेस्ट है जो आपको उचित लगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देकर बताइए कि वृद्धि संधि विधायक सूत्र का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर है विद्धिरेचि या विद्धुरेचि, वृद्धि रेचि या वृद्धि रेचि। इतना थोड़ा सा दोनों सेम सेम है, बस यहाँ पर एक में बड़ी की मात्रा लगी, एक में छोटी की लगी हुई है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है 18 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। 18 से 20 के बीच 3 गिनती है, 18, 19, 20। ये आपके 23 से पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से फिलहाल गिनती पूछिएगा, गिनती संस्कृत में हमेशा हर बार आती है। तो अष्टादशा है, नवदशा है और विंशति है। क्या है? अष्टादशा है, अष्टादशा, नवदशा और 18 है, ये 19 है, ये 20 है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं? बोलिए नहीं। नेक्स्ट आइए, पीताम्बरा शब्द का विग्रह पुरुष परस्पर समास नाम लिखिए। मतलब आपको पीताम्बरा शब्द का जो समास है, शब्द दिया गया, अभी कौन सा समास है यही आपसे पूछ रहा है। ये भी आपके 23 का पिछले साल का ही पेपर है। तो यहाँ पर पता है कि पीला है अंबर। हम एक के जानते हैं कि जब किसी तीसरे शब्द से किसी तीसरे के नाम में पर्यायवाची का उल्लेख होता है तो आपका ये होता है। तो ये बहुब्री समास का यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अभितः परितः शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो अभितः और परितः शब्दों की विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अलग है। जितनी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं अभी तक, ये चीज़ें आपकी अलग हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि ग्रामं अभितः वनम अस्ति और नगरम परितः जलम अस्ति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से कुछ चीज़ें आपको जैसे पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे अलग भी आ सकता है, जो कि अभी इसके पेपरों में, इस साल के पहले पेपरों में बहुत कम ही शायद पूछा गया होगा इस पैटर्न का सवाल, लेकिन ये नया है। नेक्स्ट आइए, नदी शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। नदी का जो रूप होता है उसके शब्द रूप से है, पाई से पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार मुनि का या किसी और का आ जाए। तो तीनों विभक्ति का रूप है नदी, नद्दो, नद्दा। नदी, नद्दो, नद्दा। नदी शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में जो लिखना है, एक वो नदी है, एक नद्दो है और एक नद्दा है। नदी, नद्दो, नद्दा, ये तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी होंगी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ता था दाधा ने प्रारंभ शब्दों का स्थल क्या है? ता था दाधा ने प्रारंभ शब्दों का जो उच्चारण स्थल है वो क्या है? तो वो दंत है। क्या है? दंत है। संस्कृत वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला और संस्कृत वर्णमाला में बहुत आपको अंतर नहीं मिलेगा, इसीलिए दोनों अगर एक कंठस्थ है तो आपको हेल्प बड़ी मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताइए। जो अशुद्ध उच्चारण इतने सारे होते हैं उनका कोई एक रीज़न बताइए। तो यहाँ पर है माता पिता का, परिवार दोनों का अशिक्षित होना। और वातावरण, सबसे आगे ये लिखने के बजाय आप लिख देते हैं कि सही वातावरण बच्चों को ना मिलना, सही परिवेश ना मिलना, सही समय पर चीज़ें ना होना, ये भी है। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली माता पिता को मत संबोधित करो, ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संधि के प्रमुख रूप कितने होते हैं? संधि के 3 रूप होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संधि के कितने रूप होते हैं? तो संधि के 3 रूप होते हैं। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत हुई? ध्यान रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के 5 गुण होते हैं, जिसमें गुण, दीर्घ और अयादि, सारी वृद्धि, सब कुछ होता है। ध्यान रखिएगा, ये उसके नहीं होते हैं, नहीं तो गलतियां कर बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत आसानी। एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज करवाई जाए तो टारगेट क्या रखना है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करना और एक ही बार 2 बार देखना, आप बार बार नहीं देखना। जो चीज़ नहीं तैयार उसको बार बार देखिए। आगे बढ़िए, गुण संधि किसे कहते हैं? हस्व और दीर्घ। गुण संधि किसे कहते हैं? हस्व और दीर्घ, छोटा और बड़ा आ के पश्चात यदि छोटी ई, बड़ी ई, री, ली में से कोई भी स्वर आता है तो उन वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए, अर और अल हो जाता है। ऐसे शब्दों को गुण संधि कहा। देखिए, ये जो संधि के प्रयोग हैं तो हमें नहीं लगता कि संधि की इस तरीके से परिभाषा वो भी गुण संधि की लिखने को आएगी, क्योंकि हमेशा हमें उदाहरण ही आता है, लेकिन परिभाषाएँ चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ पर हुआ है कि हस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ मतलब 2। तो कह रहा है कि छोटा और बड़ा के पश्चात के बाद यदि छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, ली में से कोई भी स्वर आ रहा है, ठीक है, आपको स्वर दिख रहा है, तो उसके वर्णों के स्थान पर ए, ऐ, ओ और अलग हो जाता है, तो वो आपका गुण संधि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? आपसे ये भी पूछ रहा है कि व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि से आप क्या समझते हैं, तो चीज़ें आपको बतानी होंगी। आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहाँ किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ कोई मेल होता है या परस्पर मिलन होता है, तो वो व्यंजन संधि कहलाता है। उदाहरण ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जहाँ विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जहाँ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से विकार उत्पन्न होता है, वो विसर्ग संधि कहलाता है। समास से कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद नहीं, यहाँ पे 6 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास किसे कहते हैं? ध्यान रखिएगा, आपकी संस्कृत की सीरीज़ है पवन की। आप अक्सर कहते हैं मैम ये चीज़ लिख दें तो गलत हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। द्वंद्व समास क्या है? इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि उत्तर पद और प्रथम पद दोनों को मिलाकर चीज़ें बनती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि दोनों पद के संबंध में चा का प्रयोग किया है, पितरो, तो माता चा पिता चा, उत्तर पद और प्रधान पद, तो ये माता चा पिता चा, तो यहाँ पर डैश भी द्वंद्व समास में देखने को मिलता है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइए, द्वंद्व समास कितने भेद होता है? 3 होते हैं, इतरेत्वर, द्वितीयत्वर, ऐसे कुछ करके होता है। फिलहाल मेरे एग्जैक्टली नेम तो नहीं आ रहा है, जो चीज़ें हैं वो जेन्युइन बता रही हूँ। ठीक है, तो एक बार आप थोड़ा देख लीजिएगा, मैं बता दूंगी। फिलहाल द्विग समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, उसे द्विग समास कहते हैं। जहाँ पर चौराहा, तिराहा, ये सारी चीज़ें आती, त्रिलोकी, ठीक है,
तो ये आपका क्या है, द्विगु समास। संख्या आगे दिखे तो द्विगु समास होता है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर देना, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, पूरी कोशिश है कि आपको कम समय में कराया जाए। मॉर्निंग की ये क्लास यहाँ पर हो रही है, इवनिंग में मैंने आपको इसके ऑब्जेक्टिव खत्म किए, इसलिए मैंने आपको इवनिंग में वो चीज़ें करवाई हैं और अभी मैं आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्म में करवा दे रही हूँ ताकि आपका एक पूरा सेट जल्द से जल्द खत्म हो। और जितनी जल्दी चीज़ें खत्म होंगी उतना ही बेस्ट आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है कि मैं पूरा करवा पाऊँगी और आप पूरा रिविज़न करके अपना एग्ज़ाम अच्छा दे पाएंगे। दोनों का फ़ायदा है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से करिए ईच एंड एवरी। टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, प्लीज़ 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 ज्वाइन रहिए, ताकि आपको मैं जब भी टाइम मिलता है लाइव आ रही हूँ कर रही हूँ तो आप ज्वाइन हो पाइए। उसको ज्वाइन देख लीजिए, छोटी ही क्लास मैं करती हूँ, टाइम नहीं लेती हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि समय बहुत कीमती है। एग्ज़ाम टाइम में ही हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, क्योंकि आप लोग का इंटरेस्ट दिखता है तो मज़ा आ जाता है चीज़ें करने में, ठीक है। क्लियर हो गई बातें कि नहीं हो गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। दिया है समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में। ये कभी कभी ना छोटे से एमसीक्यूज में भी पूछ लेता, आपने देखा होगा। तो दो या दो से अधिक के सार्थक शब्दों को मिलाकर जो समस्त सार्थक शब्द बनता है वो समास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो जो समासिक पद विशेषण, विशेष, उपमा या उपमेय से मिलकर बनते हैं वो कर्मधारय समास होते हैं। जैसे नील कमलम, क्या होता है? नील कमलम। तो जो समासिक पद विशेषण से, विशेष से व उपमा या उपमेय से मिलकर बनते हैं वो कर्मधारय समास ही कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए, तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ लगती हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को सारे जो चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, तो इसको विग्रह को हम विभक्ति के अनुसार ही ले, जैसे राजपुत्रा, तो यानी कि राजा का पुत्र है, तो का यहाँ पर क्या है? छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है लेकिन उसके अंदर निहित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो इवनिंग की क्लास है ना वो आप लोग को लगातार मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, इतना ध्यान रखिएगा। जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको पढ़िए, उनको सीखिए। कोई समस्या है तो पूछे, जितना होगा उतनी हेल्प आपकी की जाएगी। आपके एग्जाम है तो आपको हार्डवर्क करना होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट देखो, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 19 संख्या होती है संस्कृत में क्या कहते हैं? तो एकोनविंशति और उनविंशति। ये 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने अपने आप से नहीं लिया है, ध्यान रखिए। हमेशा डेट मतलब गिनतियाँ आती ही आती है, और अच्छी बात है कि अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाता है, आप अच्छे से कर ले जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए भी यहाँ पर है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई समस्या है, कुछ भी चीज़ें हैं तो बताइए, आप लोगों को जितना होगा भाई उतनी हेल्प हम आपकी ज़रूर करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को लग रही है? अगर कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अब चलो ये हो गया। नेक्स्ट आ, नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगी है? ये आपको पूछा गया नमः। तो नमः जानते हैं क्या लगी? चतुर्थी विभक्ति लगी। क्या लगी? चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है, तो ये आपका चतुर्थी है, चौथी विभक्ति है। ये 22 का पूछा गया क्वेश्चन है। पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए, क्या होगा? तो यहाँ पर है पठत, पठताम, पठन। तो ये डीलेट 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। पठ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष के रूप लिखिए, तो यहाँ पर पठतु है, पठताम है और पठंतु है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आगे चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे है चौमासा में कौन सा समास? अभी मैंने ऊपर बताया कि जहाँ पर गिनती दिखे वहाँ पे द्विगु समास करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़िए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। 22 में पूछा गया तो 24 में आने की चांसेस है। 22 का क्वेश्चन है, कह रहा है क्री धातु के लिट लकार का रूप, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुष है। वचन भी चाहिएगा तो लिख दीजिएगा। तो करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्य से करिष्यता, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्या, पट धातु के रूप चलता है, ठीक है। और लिट लकार का पूछा क्या, तो हो सकता है कि इस बार लकार चेंज कर दे, बस इतना ही फर्क होगा। आगे बढ़िए, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये 8 होते हैं। इनमें 2 मात्रा का हमें समय लगता है, जोर से बुलाना पड़ता है। बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, री, ए ओ औ, तो ये क्या है? इनकी संख्या 8 होती है। और हर्ष स्वर की 4 होती है। आगे बढ़िए, अनुस्वार और अनुनासिक का एक एक उदाहरण बताइए। अनुस्वार का उदाहरण यहाँ पर धर्म चर है, तो यहाँ पे धर्मम लिखा हुआ है चर, क्योंकि यहाँ पर अंकुरा लगा है तो ये माँ के नीचे लग के टूटेगा, बाकी चर है। अनुनासिक की बात करते हैं तो यहाँ पर दृढ़नाथ है, तो यहाँ पे दिक प्लस नाथ, ध्यान रखना।
आगे बढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखिए, कोई और भी लिखिए, अपने आप से लिखिए, आपको सेम थोड़ी लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, वार्धम्य शब्द का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम। तो वार्धम्य का संधि विच्छेद वाक प्लस मयम होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेट में रटा दी जाती है, टेट के एग्जाम में या क्लासेस में, तो वो चीज़ें मुँह पे जबान पे आ जाती है। तो ये अनुनासिक व्यंजन की संधि है, तो ये वाला ना लिखिए, यही वाला लिख दीजिएगा जो आपको आसान लगे। ठीक है, देखिए बगल बगल में आपको चीज़ें थोड़ा क्विक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़िए तो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट आइए, वाणी के कितने रूप होते हैं? तो वाणी के 4 रूप होते हैं, परा, पश्चंती, मध्यरा और वैवरी। ये क्वेश्चन नया है, फिलहाल हमको भी नहीं पता था, कुछ चीज़ें आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे भी नहीं मिल जाती। वाणी के कितने रूप बताए गए? तो परा, पश्चंती, मध्यमा और वैरारी। नेक्स्ट है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन, ये सबको पता है, बेसिक सी बातें हैं। हा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो हा का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो मूर्धन्य से। कहाँ से है? मूर्धन्य से। आगे बढ़िए, चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो तालव्य से है। ठीक है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, ईचु ऐसा नाम तालव्य। पावर्ण का कहाँ से? ओष्ठ से। उच्चारण स्थान से प्रश्न हिंदी के ग्रामर में भी आएंगे और संस्कृत के ग्रामर में भी डेफिनेटली मिलेंगे, इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। आगे बढ़िए, गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों का रूप बताइए। तो यहाँ पर गुरु का ये 17 का पूछा गया क्वेश्चन है। सप्तमी का हो सकता है, पंचमी का, तृतीया का, किसी का भी पूछ ले। तो गुरो, गुरुओ, गुरुषु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे सप्तमी वाले में ये वाला जो सा वाला होता है ये हमेशा लगभग सब में सेम होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, नायका संधि विच्छेद कीजिए। नायका शब्द दिया गया, इसका संधि विच्छेद कीजिए। संधि का नाम 17 पूछा गया है। तो नय प्लस अका बताओ। नायका है जो अयाद संधि, क्या है? ऐसी जो संधि होती हैं वो हमेशा ध्यान रखना, विसर्ग वाली मेनली अयाद संधि में ही आती हैं। आगे बढ़िए, गम धातु के कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो कैसे बनेगा? ये भी 17 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो धातु है, प्रत्यय शब्द है, गम में कत्वा जोड़ दो गत्वा हो जाएगा। का जो है वो आपके ता और माँ के साथ चेंज हुआ था, ये ध्यान रखना, व्यंजन है ये। आगे बढ़िए, नेक्स्ट आइए, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और ली आते हैं। ये भी 17 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर आपको शब्द बनाना है, आप चाहे जो बनाइए। तो यहाँ पर गम के साथ अनुपसर्ग लगा रहे हैं तो अनुगमन बन रहा है। गम के साथ हम प्रति लगा रहे हैं तो प्रतिगमन बन रहा है, प्रतिगमन बन रहा है। नेक्स्ट आइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मात्र शब्द में षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। अब मात्र शब्द रूप है, इसकी आपको षष्ठी विभक्ति लिख रहा है, तो मातु, मात्रो, मातरम। अब फ्रेंड्स इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ जो धातु रूप शब्द रूप से प्रश्न इजी वाले ही आएंगे, टफ नहीं आएंगे, लेकिन पढ़े रहिए। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा सेम है उनको और ध्यान रखिए। नेक्स्ट है श्रु, यानी कि सुनना। धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों का रूप बताइए। तो क्या होगा? तो श्रेणति है, श्रोणति है, श्रुणता है, श्रवंती है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस तरीके से आपको दिया है। श्रु धातु के रूप में लट लकार का है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, तो यहाँ पर दिया है प्रारब्ध मत जनना हमें ना परिजनती। जो आपके श्लोकांश आते हैं वो भी आएंगे। 18 में पूछा गया प्रश्न है, थोड़ा सा टफ पड़ेगा लेकिन हो सकता है आसान सा इस बार आ जाए। तो उत्तम प्रकृति के लोग एक बार कार्य प्रारंभ करके उसका परित्याग नहीं करते। जो अच्छे लोग होते हैं, कोई काम स्टार्ट किए तो पूरी कोशिश करते हैं कि उसको सफल बनाएं, जब तक वो पूरा, मतलब जितनी कोशिश होती है उतना पूरा जरूर करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, वी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। कोई भी बना दीजिए। विहार है, विजय है, विवाद है, विराम है और विदेश है। अनुपसर्ग लगाकर कोई 3 शब्द बनाइए। तो अनुरोध है, अनुगमन, अनुग्रह है, कुछ भी आप बना सकते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट आइए, प्रा उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाना है। तो प्रहार है, प्रगति है, प्रतीक है और प्रचार है। नेक्स्ट आइए, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कोई समस्या है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि बेस्ट परफॉर्म करना, 90% का टारगेट अचीव करना है। बैक बिल्कुल नहीं ले आनी। जितनी भी गर्ल्स हैं सबके नेम नोट है, इतना ध्यान रखना, सबकी खबर लूँगी मैं, इसीलिए चाहे जो हो जाए लेकिन एकदम मस्त पेपर देना है, इसलिए पढ़ो दिन रात। नेक्स्ट है, प्रा शब्द से कोई 4, तो प्रहार, प्रगति, प्रतीक, प्रचार। यहाँ पे तव्या दिया है, तव्यत दिया है, तव्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए। तो पठ प्लस तव्यत पठितव्यम है और क्री प्लस तव्यत का मतलब है कर्तव्यम है। तो ये अच्छा शब्द है, हो सकता है इस बार कुछ और बनाने को आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। कत्तु के साथ प्रत्यय लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। फिलहाल ऐसा पेपर में जल्दी नहीं पूछा गया तो उम्मीद भी कम है। हस प्लस कत, हस्तम।
भू प्लस कत भूतम, दा प्लस कत दत्तम, ग्रह प्लस कत गृहीतम। तो इस तरीके से आपको शब्द दिया गया है। प्रत्यय को परिभाषित करिए। ऐसे शब्द जो धातुओं के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में चेंज लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नाम उल्लेख करिए। तो श्यामपट्ट चाहिए भाई, चार्ट चाहिए, हरित पट्टा चाहिए, मानचित्र, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि महत्वपूर्ण होती हैं और ज़रूर चाहिए ही होती हैं। आगे बढ़िए। प्रत्य शब्द में रूप में पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। 16 में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़ाया है मैंने। पितु है, पितृभ्याम है, पितृभ्या है। नेक्स्ट आइए, दिया है झला जश्यन्ते किस संधि का सूत्र है, बताइए। तो ये जसवंत संधि का सूत्र है। यदि वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ में या वाला कोई वर्ण होता है तो उस वर्ग को द्विवर्ण कहे जाते हैं, जैसे दिगंबर। तो दिक प्लस अंबरा दिगंबरा, जगत प्लस ईसा जगदीशा। तो ये आपके क्या है, जसवंत संधि हैं। नेक्स्ट आइए, अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचन को लिखिए। तो आशम, अश्वा और अश्व है। अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो अभिमाना है, अभिगमन है, अभिज्ञानम है और अभिमुखम है। नेक्स्ट देखिए, 16 का प्रश्न है, पश्चिम शब्द में धातु प्रत्यय लगाकर कोई मतलब प्रश्न आपको बनाना है प्रत्यय। तो दृश्य धातु है, शत्र प्रत्यय है। क्वेश्चन का मतलब देखना होता है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट है, रामम गमम ददति में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर रामाय गगम ददति में संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग किया गया है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो राम गाँव के ये एक चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान है, सुनो। क्या पता है, आप जो पेपर देखते हैं, ये तो क्वेश्चन है कई सारे हैं जो कि आएंगे, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो आपको अनुवाद वाले हैं उसकी मैं एक PDF आपको दूँगी, मेरे पास पड़ी हुई है, ध्यान रखना, थोड़ा सा खोजना होगा। मैं सर्च करके उसको टेलीग्राम पर शेयर करूँगी, उसमें बहुत आसान से भी दिए गए हैं, तो वो अनुवाद आपको हेल्प कर जाएंगे। उसमें कोई ना कोई आपका फंस ही जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे स्माइल क्लास काफ़ी अच्छी बनी है। अगर क्लास पसंद आई, सुबह मॉर्निंग की मैंने काफ़ी समय से करने की कोशिश की है। शाम को सारी क्लासेस आपको समय पर मिलेंगे, ज़रूर देखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। कोई समस्या है तो पूछिए। जो सब्जेक्ट की जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़िए, जो टफ लग रहा है उनको ध्यान में रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, डिस्कस करेंगे बहुत कुछ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक, बाय फ्रेंड्स।